तो मैं समझता हूँ कि बैरिस्टर असदुद्दीन पर हमला नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि मुल्क की जमहूरी आइन पर हमला है। मुल्क की जमहूरी आइन को पामाल करने की साजिश है। गांधी के नज़रियात पर हमला है। गांधी को जिन लोगों ने कत्ल किया था वो लोग चाहते हैं कि गांधी के नज़रियात इस मुल्क में बाकी न रहें, यहाँ पर मजहबी रवादारी बाकी न रहे। तो ये मुतालबा करते हैं। हमने किसी के हक तलफी की बात नहीं की, हम किसी के इबादत खाने को तोड़ने की बात नहीं की, हमने किसी के मजहबी जो जज्बात हैं या मजहबी किताबें हैं हमने उसकी तौहीन की बात नहीं की। और जो लोग इसकी तरह की बात करते हैं, मुर्दों को कब्रिस्तान से उठा कर लाओ और उनकी बेइज्जती करो, जो लोग ये जुमले बोलते हैं, जो लोग ये जुमले बोलते हैं कि इनको रोको, इनको टोको नहीं तो ठोको, ये जुमले बोलते हैं, उनके खिलाफ ये क्यों नहीं बोल पाते? हम तो आए हैं रोशन चिराग दिखाने के लिए। अंधेरे में जो हमारे कुछ लोग भटक गए हैं उनको राह पर लाने के लिए हमारी कोशिश इसी बात की है। हम इस वक्त देवबंद में हैं। 2022 चुनाव की कैंपेनिंग के लिए AIMIM के बिहार के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब उत्तर प्रदेश आए हैं। अख्तरुल ईमान साहब से अभी असदुद्दीन ओवैसी साहब पे जो हमला हुआ है उस पर बात करेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश चुनाव में क्या बिहार वाला कमाल भी होगा या फिर जो है जो बीजेपी की बी टीम का आरोप लगता है क्या वोट कड़वा साबित होंगे? पहले तो ईमान साहब ये क्या कहेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब पे जो हमला हुआ है उस पर आपकी क्या राय है? असदुद्दीन ओवैसी साहब एक बेस्ट पार्लियामेंट्रियन हैं, बार बार के MP हैं और इस वक्त वतन अजीज़ में सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ आइन और दस्तूर के हवाले से पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर अवामी मसाइल की तर्जुमानी करते हैं। इस ताल्लुक़ से पार्लियामेंट ने उसे बेस्ट पार्लियामेंट्रियन का अवार्ड भी दिया है। और मैं समझता हूँ कि एक जमहूरी मुल्क में इलेक्शन जमहूरियत को कायम रखने और की बुनियाद है, और इस मौके से अगर उस पर हमला किया जाता है तो मैं समझता हूँ कि बैरिस्टर असदुद्दीन पर हमला नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि मुल्क की जमहूरी आइन पर हमला है। मुल्क की जमहूरी आइन को पामाल करने की साजिश है। गांधी के नज़रियात पर हमला है। गांधी को जिन लोगों ने कत्ल किया था वो लोग चाहते हैं कि गांधी के नज़रियात इस मुल्क में बाकी न रहें, यहाँ पर मजहबी रवादारी बाकी न रहे। और ऐसे ही दीवाने और ऐसे ही पागलों के ज़रिए से इन पर हमला किया गया है। मैं इसकी शदीद मज़म्मत करता हूँ। जो लोग हमलावर हुए हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और सज़ा सिर्फ उन्हीं को नहीं मिले बल्कि जिसने इनको उकसाया है, जो इस साजिश के पीछे हैं, ऐसे लोगों को भी बेनकाब करना हुकूमत वक्त की, हमारी इंटेलिजेंस की और हमारी तहकीकाती जो कमेटियाँ हैं उसकी ज़िम्मेदारी है। अगर मुल्क में यही जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून हुआ तो ये मुल्क के लिए बड़ा नुकसान होगा, और हम इस मुल्क के नुकसान होते हुए हम नहीं देखना चाहते। अच्छा, जैसे ओवैसी साहब पे हमला हुआ उसके बाद कुछ जो समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं वो जजमेंटल हो गए। वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल माइलेज के लिए किया है, ये सिर्फ जो है खुद जो है करवाया है। और वो उनका यहाँ तक भी कहना था कि गाड़ी के नीचे जो है गोलियाँ पड़ी हैं, शीशे पे क्यों नहीं पड़ी? उन लोगों को क्या, ऐसे नादानों को और ऐसे अक्ल के कोड़ों को, अब जब मुजरिमों का इकबाल या जुर्म सामने में आया है, जिसने खुद ये कहा है कि हमने गोली इसलिए नीचे चलाई कि हमने ये देखा कि शायद ओवैसी झुक गए हैं, और उन नादानों को ये भी पता नहीं कि अगर ये साजिश का हिस्सा होता तो गोली चलाकर वो शख्स फरार हो गया होता। ये तो अल्लाह तबारक तआला का बड़ा करम और एहसान था कि इन नादानों के ये जुमले शायद कौम भी सही मान लेती अगर ये मुजरिम पकड़े न जाते। मुजरिमों के पकड़े जाने के बाद भी, सूरज के निकलने के बाद भी अगर किसी को रास्ता दिखाई न दे तो उनके नाबीना होने में कोई शक है क्या? इन नादानों की बात हमसे मत कीजिए। जो इस तरह के किसी पर मुसीबत आन पड़ी हो और वो उसका मजाक उड़ाए, किसी पर मुसीबत आन पड़ी हो, किसी की जान के लाले पड़े हों, अब किस चीज़ के लिए अवैसी करेगा? अवैसी किस चीज़ के लिए करेगा? अवैसी अगर ऐसी चाहता तो इनको तो 2-4 सिपाही लेने के लिए दूसरों के तलवे चाटते हैं। आज तो जट क्लास की सिक्योरिटी भी दी गई तो अल्लाह पर एतमाद रखने वाले इस शख्स ने कहा कि मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी का पहरेदार नहीं चाहता हूँ, आम लोगों की ज़िंदगी को भी तहफ़्फ़ुज़ हो, उसके लिए नंबर 1 का मुझे शहरी बनाओ, मुझे ये जट क्लास की सिक्योरिटी नहीं चाहिए। उनको सबक लेना चाहिए। लेकिन ये वही लोग हैं ना, इसकी ज़बान आज खुल गई है। आज जब हमारी माओ और बहनों की इज़्ज़त और आबरू लूटी जा रही थी मुजफ्फरनगर में, तो ये गोंगे चुप क्यों पड़े थे? इन गोंगों से पूछिए कि आज अवैसी के इस मामले को तुम एक साजिश का हिस्सा बता रहे हो, और कल जो कुछ तुम वहाँ कुछ करवा रहे थे उस पर तुम्हारी ज़बानें खामोश क्यों थी? इनकी बात करने की ज़रूरत नहीं है। हम बहरहाल
अपना तो काम है जलाते चलो चिराग, रास्ते में चाहे दोस्त चाहे दुश्मन का घर मिले। हमारे लोगों को बहुत दिनों तक ठगा गया है, वोट हमसे लिया गया है। हमारे कंधों पे पाँव रखकर लोगों ने तख्त ताज हासिल किया और हमारी गर्दनों का इस्तेमाल ताज पे चढ़ने के लिए भी, और हमारी गर्दनों पे तलवार भी चलाया लोगों ने। इसलिए हम चाहते हैं कि हक़ व इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। हम कमज़ोरों को, नातवा लोगों को, मजबूरों को, महरूमों तबक़ात को, शोषित वंचित समाज के लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को जगाने आए हैं। हम अक़लियत के उन ताकतवर आबादी को जिसने इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी गर्दनें कटाईं, जिसने अपने ख़ानदान को शहीद करके इस मुल्क की अज़मत को बाकी रखने में और अंग्रेज़ों को भगाने में अपना रोल अदा किया है, हम उनसे कहने के लिए आए हैं कि मुल्क को अंग्रेज़ों से जबर इस्तिबदाद से निजात अगर तूने हासिल कराया है तो इस मुल्क में आज आइनी बहरान है। मुल्क दो राह पे खड़ा है। आया ये मुल्क मतलकुल अनान बन जाएगा या जमहूरी कदरें पामाल रहेंगी। इस मुल्क को अगर आज़ाद कराने में आपके ख़ानदान का रोल रहा है, आपके असलाफ़ का रोल रहा है, तो इस मुल्क में आइनी और दस्तूरी हालात को भी की हिफाजत के लिए भी आपको खड़ा होना पड़ेगा। रोकना चाहूँगा ईमान साहब, आप क्या कहेंगे? जैसे अगर किसी पे जो है किसी का रास्ता रोक दिया जाता है या स्याही फेंक दी जाती है तो कहा जाता है कि डेमोक्रेसी ख़तरे में आ गई। अब असदुद्दीन ओवैसी साहब पर हमला हुआ है, उसके बाद जो सेकुलर नेता कहलाते हैं बड़े बड़े देश के, वो खामोश हैं। देखो भाई, शेर का चमड़ा पहन लेने से बकरी शेर नहीं बन जाती है। ये नकली सेकुलर है। इन लोगों ने हमें से फ़िरका परस्तों को तवानाई बख्शी है। अगर ये सेकुलर होते तो सेकुलरिज़म का झंडा ओवैसी से ज़्यादा मजबूती से कोई नहीं लड़ा रहा है। हम हिंदू और मुसलमानों की बात नहीं करते, हम इस मुल्क में मज़लूम तबक़ात को इंसाफ दिलाने की, हम इस मुल्क में बराबरी की तहरीक चला रहे हैं और इस मुल्क के हर शहरी को वक़ार मिले, इज़्ज़त मिले, वाजिब उनकी आबादी के एतबार से उनकी नुमाइंदगी तय हो, वो तहरीक हम चलाते हैं। तो इंसाफ पर मबनी तहरीक हमारी है और हम ही पर लोग उंगलियां उठा रहे हैं। तो अब यह क्या कहिए, ये अपने ज़मीर में झांक कर उनको देखना चाहिए कि हक़ की लड़ाई कौन लड़ रहा है और दुश्मनों के साथ मुफाहमत कौन कर रहा है, कुर्सी के खातिर नफ़रत कौन फैला रहा है और कुर्सी के खातिर नफ़रत वालों से साजबाज कौन रहा है। हम तो इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनने का दावा नहीं करते, हम वज़ीर आला बनने का दावा नहीं करते। हम तो इस बात की वकालत करते हैं कि जमहूरी कदरों को सामने में रखो, जिसकी आबादी ज़्यादा है उसको बड़ी कुर्सियों पर जगह मिलनी चाहिए। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि इस मुल्क में बाबा साहब ने जो दस्तूर और आइन बनाया है, मौलाना आज़ाद उनके हमनसीनों ने जो आइन बनाया है, उस आइन के मुताबिक जो हुकूक़ हमको हासिल हैं वो हुकूक़ हमें दो और इंसाफ के साथ इस मुल्क में हमें जीने का हक़ दो, इज़्ज़त के साथ जीने का हक़ दो। हम तो ये मुतालबा करते हैं। हमने किसी के हक़ तलफ़ी की बात नहीं की, हम किसी के इबादत खाने को तोड़ने की बात नहीं की, हमने किसी के मजहबी जो जज्बात हैं या मजहबी किताबें हैं हमने उसकी तौहीन की बात नहीं की। और जो लोग इसकी तरह की बात करते हैं, मुर्दों को कब्रिस्तान से उठा कर लाओ और उनकी बेइज्जती करो, जो लोग ये जुमले बोलते हैं, जो लोग ये जुमले बोलते हैं कि इनको रोको, इनको टोको नहीं तो ठोको, ये जुमले बोलते हैं, उनके खिलाफ ये क्यों नहीं बोल पाते? हम तो आए हैं रोशन चिराग दिखाने के लिए, अंधेरे में जो हमारे कुछ लोग भटक गए हैं उनको राह पर लाने के लिए हमारी कोशिश इसी बात की है। रहनुमाई, लीडरशिप, इसका नाम नहीं है कि गद्दी मिल जाए। रहनुमाई और लीडरशिप, गांधी ने कोई पुल और सड़कें भी नहीं बनाई, गांधी किसी ऐवान का मेंबर भी नहीं बना, गांधी से बड़ा नेता इस देश को नसीब भी नहीं हुआ। वसूलों की लड़ाई लड़ने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को हज़ारों बार सलाम और उसके नक्शे पा पर चलने के लिए बड़ा एहतमाम, ये हमारा नज़रिया है। हमले के बाद कल आप दिल्ली पहुँचे और ओवैसी साहब ने आपने मुलाकात की, क्या बातचीत हुई आपकी? यकीनन हमारे लीडर के हौसले बुलंद हैं। हमारे लीडर ने हमें भी हौसला बख्शा कि मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। तकदीर के फ़ैसले, हयात और मौत के फ़ैसले आसमानों में हुआ करते हैं, ज़मीनों पे नहीं। अगर आसमान पे में मौत का फ़ैसला हो चुका है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर फ़ैसला नहीं हुआ है तो मुझ पर गोली चलाने वाले अपने सीने पे गोली चला लेंगे, मुझको बर्बाद नहीं कर पाएंगे। आखिरी सवाल आपसे है कि आप उत्तर प्रदेश आए हैं, किस तरह का माहौल देख रहे हैं? और एक सवाल ये भी है कि बहुत सारे लोग बार बार जो है बिहार का एग्जाम्पल देते हैं और वो कहते हैं कि बिहार कुल 5 तो जीते मगर वहाँ पर जो RJD को हरा दिया और BJP को जिता दिया। इन नादानों को, एक तो मैं ये कहूँगा मोहसिन इंसानियत का एक पैगाम है। अगर मोहसिन इंसानियत की रसालत पर यकीन रखने वाले लोगों के मुंह से ये जुमला निकल रहा है तो मैं उन लोगों उस हवाले से कहना चाहूँगा, किसी इंसान के झूठे होने के लिए ही काफ़ी है कि किसी सुनी हुई बात को दोहरा दे।
मैं उनको तहकीक करने की दावत देता हूँ। आओ बिहार, तमाम आदाद व शुमार वहाँ पर मौजूद हैं। 18 सीटों पर हम बराह रास्त लड़े थे, 2 सीटों पर हमारी फ्रेंडली फाइट हुई थी। आओ, हमने किन को हराया है? हमने फ़िरका परस्त ताकतों को हराया है, हमने जदयू के लोगों को हराया है। और ये भी साबित मैं बता दूँ कि जब ऐवान में स्पीकर का इंतखाब हुआ तो अख्तरुल ईमान ने खड़े होकर कहा था कि अगरचे मैं आपके साथ नहीं हूँ, लेकिन बीजेपी और जदयू के बिलमुकाबिल जो कैंडिडेट होगा राजद का, मैं उसकी हिमायत कर रहा हूँ। दरअसल इनको ये पता नहीं है, इन 75 सालों से सो कॉल सेकुलर पार्टियां हैं, वो मुस्लिम अक़लियतों का, दलितों का वोट लेना चाहते हैं, इनको हक़ और हुकूक़ से महरूम करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि हिस्सेदारी की बात करें, ये नहीं चाहते कि मेरी महफिलों में आगे की कुर्सियों में बैठे। हमने वहाँ की तमाम तर सो कॉल मुबैना सेकुलर पार्टियों से ये गुजारिश करी थी, हमने वहाँ की मिली तंजीमों से भी गुजारिश करी थी कि फ़िरका परस्तों को हराने के लिए महाज ज़रूरी है। अगर महाज बनाओ तो मैं शामिल होने के लिए तैयार हूँ, मेरे साथ शामिल होगा तो मेरा दिल और मेरा दरवाज़ा दोनों खुला पड़ा है, मैं गले लगाने के लिए तैयार हूँ। मैं बड़ा मुबारकबाद देता हूँ DP यादव साहब को, वो हमारे साथ आए। मैं मुबारकबाद देता हूँ कुशवाहा साहब को, हमारे साथ आए और हम सब लोगों ने मिलकर इलेक्शन लड़ा और हमने बताया कि हम क्या करने के लिए आए हैं। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ जो लोग इस तरह की बात आपको करते हैं उनसे पूछो कि इस असम्बली के तश्कील के बाद 4 इजलास हुए, इन चारों इजलास में MIM के लोगों ने मिल्लत की और मजलूमों की, उर्दू की और मदरसों की जितनी वकालत की है किसी को नसीब हुआ। वहाँ पर एक गरीब बेटी जलाई जाती है, उसकी इज़्ज़त आबरू से गुलनाज के खेल किया जाता है। पटना में सिसक कर दम तोड़ देती है वो। ये सो कॉल पार्टियाँ जिनको ये मुहाफिज समझते हैं उसके लब नहीं खुलते। MIM के लोग आते हैं, उनके ख़ानदान के लोगों की मदद भी करते हैं, कानूनी चाराजोई भी करते हैं, मुजरिमों की गिरफ्तारी की आवाज़ भी उठाते हैं। दिन दहाड़े 35 साल नौजवान एक खातून टीचर को समस्तीपुर में उसकी मॉब लिंचिंग होती है। ये मुबैना सेकुलर पार्टियाँ जो हमारी तकदीर का फ़ैसला करना चाहती हैं, किसी की ज़बान नहीं खुलती है। अगर ज़बान खुलती है तो ये MIM की खुलती है। बाबरी मस्जिद टूटे तो चीखे ओवैसी, गुजरात का दंगा हो तो चीखे अवैसी, है ना, तलाक़ की बिल पेशी हो तो चीखे अवैसी, NRC पर आंसू बहाए अवैसी, तो अवैसी BJP का एजेंट हो जाता है। और पटने के ऐवान में MIM दलितों, मजलूमों और अक़लियतों की बात करे तो हम कसूरवार हो जाते हैं। आज जो हमारे कत्ल को देखकर तमाशाई बने रहते हैं वो हमारे हमदर्द हो जाते हैं। ये तमाशा अब नई नस्ल के नौजवानों ने तय कर लिया है, अपने अब्बा जान से कह दिया है, अब्बा जान मसलिहत की चादर 75 सालों तक ओढ़ रखी और उसने कहाँ बख्शा हमें। मेरे कारोबार का शहर जो मुरादाबाद था लुट गया, मेरे कारोबार का शहर हंडन नदी के किनारे अब भी जाओ, हमारे शोहदा के खून जंगलों पे पड़े हैं। मीरठ और मलियाना की बस्तियों में जाओ, उजड़ी हुई तकदीर की माएँ आज भी रो रही हैं। हमारे नौजवान बेदार हो चुके हैं, वो चाहते हैं कि वोट हमारा है तो लीडर भी हमारा होगा। यकीनन है कि MIM से ज़्यादा कोई हमारे वोट का हकदार नहीं। ये फ़ैसला देवबंद के गयूर नौजवानों ने किया है और देवबंद में हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि यहाँ के इल्मी खानवादे ने, यहाँ के मशहूर दीनी और मिली अखलाक़ी तहरीक के खानवादे ने, मदनी ख़ानदान के चश्मो चिराग ने हमारा टिकट लिया है, हम उनके साथ खड़े हैं। मैं समझता हूँ कि मदनी खानवादे की पूरी जमात भी हमारा साथ दे रही है और पूरे मुल्क में एक पैगाम गया है कि अब तो सबकी दुआएं हमें मिल रही हैं। कल तक जो अंदेशे में थे, 2015 में भी हम आए थे, लोगों पर बड़ा खौफ तारी था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस खौफ से लोग दूर हो गए हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आज अगर देवबंद आया हूँ, अगर 2015 में आता तो दर्जनों लोग करीब नहीं होते, आज हज़ारों लोग थे। ये तब्दीली है, इंशाअल्लाह हमारे लिए नई राहें बन रही हैं और आने वाला दिन हमारा दिन है, हम इस पर उम्मीद रखते हैं।